नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 46वां शरण कम्मत अनुभव मंडप उत्सव 29 और 30 तारीख को विश्व कल्याण में मनाया जाएगा। बीदर में आयोजित प्रेस मीट में बोले मंत्री ईश्वर खंडे। दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद के राज्य महासचिव मावली शंकर ने बीदर में आयोजित प्रेस मीट में किया संबोधित। चिकबल्लापुरा शहर के ओकलिंगर कल्याण मंडप में भाजपा की ओर से संविधान समर्पण दिवस एवं भीम स्मरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भतीजे अजित पवार पर भड़के शरद पवार, बोले वित्तीय आश्वासनों के आधार पर वोट मांगना गलत। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद के बीच बीजेपी नेता शंख वाहन ने किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। राज्य के वन पर्यावरण एवं बायोसाइंस मंत्री और जिले के इंचार्ज मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि 46वां शरण कम्मत अनुभव मंडप उत्सव हर साल की तरह इस महीने की 29 और 30 तारीख को बसवन्ना की कर्मभूमि बसव कल्याण में होगा। बुधवार को शहर बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस उत्सव की सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसे विश्व बसवा धर्म अनुभव मंडप ट्रस्ट बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के आसपास आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग मठ, जनप्रतिनिधि, लेखक, विचारक और गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में बसवा भक्त इस कार्यक्रम को देखेंगे। अनुभव मंडप ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू दिव्य मौजूदगी में 2 दिन के फेस्टिवल के लिए अनुभव मंडप के पास बड़े मैदान में एक बड़ा पैवेलियन बना रहे हैं और एक बड़ा स्टेज बना रहा है। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम का उद्घाटन, समापन, एक जरूरी मीटिंग, चिंतन, सामूहिक इष्टलिंग पूजा, उम्मीदवारों को अवार्ड देना, किताब रिलीज और दूसरे प्रोग्राम के साथ होगा। गुरु बसवा पट्टदेवरू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जबकि लघु उद्योग मंत्री शरण बसप्पा दर्शनपुरा अध्यक्षता करेंगे। विधायक प्रभु चौहान, डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े, डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, तेलंगाना के पूर्व सांसद सुरेश शेटकार, विधान परिषद सदस्य MG। उन्होंने कहा कि कोडे तिप्पण्णा कामकनूर, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, पूर्व लेजिस्लेटिव काउंसिलर मेंबर विजय सिंह, पूर्व MLC प्रकाश खंडरे, मल्लिकार्जुन खूबा, फिशरीज कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंट माला नारायण राव, जाने माने लोग गुरुनाथ कोल्लूर, S दिवाकर, बाबू वाली और दूसरे लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अनुभव मंडप ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्रद्धेय डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू ने कहा कि शरण कम्मत अनुभव मंडप उत्सव हर साल बहुत बढ़ रहा है और भविष्य में यह एक नेशनल लेवल का इवेंट बनेगा। रोजाना सामूहिक योगाभ्यास, सामूहिक धर्म ग्रंथों का पाठ, पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल रैली जैसे कई प्रोग्राम होंगे। प्रसाद के लिए हुमनाबाद से 50,000 मूंगफली पहले ही आ चुकी है। उन्होंने कहा कि मूंगफली की चटनी वगैरह भी आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भालकी हिरेमठ संस्थान के प्रमुख पूज्य गुरु बसवा पट्टदेवरू, भारती बसवा बड़गा के राज्याध्यक्ष बाबूवाली, प्रमुख हस्तियां आनंद देवप्पा, शकुंतला बेलदाड़े, बसवराज धन्नूर, उजयराज खंडरे, हावशेट्टी पाटिल, चंद्रशेखर हेब्बाड़े, शशिकांत दुर्गे और अन्य मौजूद रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। अध्यक्षರು ನಾಡೋಜ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರಿಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಬಾಬು ವಾಲಿ ಅವರೇ, ಸಹೋದರಿ ಶಕುಂತಲಾ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ್ ತನ್ನೂರ್ ಅವರೇ, ಆನಂದ ದೇವಪ್ಪ ಅವರೇ, ಜಯರಾಜ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಶಶಿ ದುರ್ಗೆ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರೇ, ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಗಂಡಾದ ದೇವರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ರಾಜಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೇಖನ ಸೂಚಿ ಹೇಮಣ್ಣ ವಿ ಹಲ್ದಿ ಅವರು, ಪ್ರಸಾದವಾಣಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಅಕ್ಕಮಾಲಿ ಭಜನಾ ಮಾಲಿಕೆ ರಾಮಲಿಂಗ ಮುಚ್ಚಳಂ ಅವರು, ವಚನ ಕಲ್ಯಾಣ 4ನೇ ಮುದ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ವಚನ ಬಂಧು 4ನೇ ಮುದ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಾವರಣ 4ನೇ ಮುದ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಚಾರ 5ನೇ ಮುದ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಷಡಸ್ಥಲ 3ನೇ ಮುದ್ರಣ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನಗಳು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಮರಾಠಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಮಗ್ರ ಬಸವ ಕ್ರಾಂತೀಚ ವಚನ ನಾಮ ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗಾರ್ ಅವರು, ಅನುವಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಚನ ಮಧುರಿ ತುಮಾ
ಅನುವಾದ ಶಿವಾನಂದರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಖಂಡ 1 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ರಾಜು ಜುಗ್ರೆ ಅವರು. ಬಸವಸ್ತೋತ್ರ ತ್ರಿವೇದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಅವರು. ಆತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲಿನ ಮಂಗಳವೇಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಮೇನ್ ಕುದಳೆ ಅವರು. ವಚನ ಝುಂಬರ ಶಿವಾನಂದ ಅವರು. ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಸವಯ್ಯರು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರಂ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸೀಂ ಪಟ್ಟದೇವರು. ಅನುವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆ ದಿನಗಳು ದೂರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಗನೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತದೋ, ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಒಂದು 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಕುರಿತು ಕಲ್ಯಾಣ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರವಚನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾರ ಯೋಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಾರ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶರಣಿಯರು ಕುಂತು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಂಥ ವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು 2 ದಿವಸ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನವರು ಒಂದು 50,000 ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಲುವಾಗಿ, 2 ದಿವಸದ ಪ್ರಸಾದ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತ ಕೇಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 50-60,000 ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಅನೇಕರು, ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಟ್ನಿ ಇಂಥೆಲ್ಲ ದಾಸರಿಗಳು ಅವರವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद के राज्य महासचिव मावली शंकर ने बीदर के पत्रिका भवन में आयोजित प्रेस मीट में कहा कि आज देश में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। दलितों, पिछड़ों और शोषित लोगों के हक छीनने की एक सोची समझी साजिश चल रही है। हम आरएसएस संगठन की भेदभाव वाली पॉलिसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। आरएसएस नेता मोहन भागवत जहरीली बातें करते रहते हैं, लेकिन वह दलितों, किसानों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो संविधान खतरे में पड़ सकता है। संविधान की सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच रही है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात सुने तो हमें इस बात की चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। शंकर ने कहा कि हमने 1 लाख मेंबरशिप का टारगेट रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी हो, हमें एक देश का कॉन्सेप्ट रखना चाहिए और बांटने का काम नहीं करना चाहिए। दलित महिला संघ की चीफ इंदिरा कृष्णप्पा ने बात की और कहा कि हालांकि आरएसएस कोई कॉन्स्टिट्यूशनली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन यह लोगों को इमोशनली भड़का रहा है और उन्हें देश की मुख्य बातों से दूर कर रहा है। इस बारे में उन्होंने कहा कि दलित संघर्ष समिति न्याय, बराबरी और एक इंसाफ वाले समाज के कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रही है। प्रेस मीट में सीनियर लीडर एन नागराज, रमेश मदकनल्ली, नागन्ना और कई दूसरे लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನ್. ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೈಗೂಸ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕೂತಿದೆ.
ಇಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. RSSನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಇವತ್ತು 26 ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜನವರಿ 26ವರೆಗೆ ಈ ಆಂದೋಲನ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಆಂದೋಲನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆಂದೋಲನ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. RSSನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು RSS ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರೋದು ಇದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಗದವರು ಮತ್ತು ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು चिकबल्लापुरा शहर के ओकलीगर कल्याण मंडप में भाजपा की ओर से संविधान समर्पण दिवस एवं भीम स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच कार्यक्रम से पहले शहर की MG रोड स्थित जय भीम हॉस्टल में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद बलमूरी सर्कल से ओकलीगर कल्याण मंडप तक फूलों की टोकरी में संविधान की प्रतिमा लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा, पूर्व सांसद मुनिस्वामी, भाजपा जिलाध्यक्ष सीकल रामचंद्र गौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि देश के हर नागरिक को संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके मूल्यों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में संविधान विरोधी सरकार चल रही है। किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। गन्ना, आम, मक्का सहित विभिन्न फसलों की दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कीमतों में गिरावट से किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार इसे देखने की भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को संविधान देने वाले संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कभी उचित सम्मान नहीं दिया। उनके जीवन काल में भी और उनके जाने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। अम्बेडकर की चुनावी हार के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार रही। वक्ताओं ने कहा कि अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस का वास्तविक चेहरा बेनकाब हो चुका है। जल्द ही कांग्रेस मुक्त भारत संभव है। संविधान की प्रति हाथ में लेकर वोट चोर कहने वाले राहुल गांधी को बिहार चुनाव ने सही जवाब दिया है। राहुल के प्रचार ने आने से भाजपा की सीटें और बढ़ती हैं, ऐसा जनता कर रही है। चिकबल्लापुरा से संवाददाता सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜನೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರು ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ರಾಜನೀತಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೇದಾಂತಿ ವರ್ಗದ ಜನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು, ಜನರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓಟದ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 33% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಓಬಿಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ NDA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 108 ಅಡಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು NDA ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬಂಗಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೈತರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 50-60 ವರ್ಷಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ. 2-3 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಏನು ಭಾರತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾಕು 120 ಸೀಟ್ ಬರೋದು, 200 ಸೀಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJPಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के वोट दो नहीं तो फंड नहीं वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने निराशा साधा है। शरद पवार ने कहा, वित्तीय आश्वासनों के आधार पर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। पुणे जिले के बारामती में मीडिया से बातचीत के दौरान शरद पवार ने कहा, राज्य सरकार की ओर से बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को दी गई आर्थिक सहायता नाकाफी है। गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने पिछले हफ्ते बारामती के माड़ेगांव में मतदाताओं से कहा था, अगर वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनते हैं तो वे फंड की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन अगर वे उन्हें नकारते हैं तो वह भी नकार देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानीय निकायों के चुनाव 2 दिसंबर को होने वाले हैं। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी गोवा के गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ में इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह कार्यक्रम मठ के 550 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिमा कांसे से बनी है और इसका स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से काफी मिलता जुलता है। भगवान राम के हाथ में धनुष बाण और चेहरे पर सौम्यता व दिव्यता का भाव है। इस प्रतिमा को नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। राम सुतार वही कलाकार है जिन्हें गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी
डिजाइन की थी। गोवा में राम प्रतिमा के साथ एक रामायण थीम पार्क और राम संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। गोकर्ण पर्तगली मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में 24 नवंबर से विशेष कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो 31 दिसंबर तक चलेंगे। इसमें 550 करोड़ रुपए का राम नाम जप अभियान, भजनी सप्ताह और 11 दिन का उत्सव शामिल है। इस दौरान भजन कीर्तन और विशेष पूजा पाठ का आयोजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं की तारीफ की है और कहा कि दूसरे देशों के युवा हमारे युवाओं से प्रेरणा ले। उन्होंने कहा कि हमारे युवा दुनिया को नए समाधान दे रहे हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु, शिक्षा या रक्षा क्षेत्र। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की क्रिएटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट और कैपेसिटी बिल्डिंग पूरी दुनिया के युवाओं के लिए आदर्श बन सकती है। जहीराबाद में मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर से 30 नवंबर को मिल्लत टैलेंट सर्च एग्जाम, जो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए रखा गया। मिल्लत टैलेंट सर्च एग्जाम की शुल्क 100 रुपए होगी और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 रात 12 बजे तक हीरा फाउंडेशन स्कूल अभी भी खुली रहेगी। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। एग्जाम 30 नवंबर 2025 को जहीराबाद के हीरा फाउंडेशन स्कूल में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। इस मिल्लत टैलेंट सर्च एग्जाम में पास होने वाले सभी 1000 छात्रों को 10 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी पहले साल और दूसरे साल में एक छात्रों को 10 लाख का खर्च होगा। यहाँ पर नीट, IIT, JEE, CA, CLAT, NDA की कोचिंग दी जाएगी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Different staff members have coordinated here for the purpose of the Millet Talent Search Education exam, which is to be conducted on the 30th of November, this Sunday. The MFERD institution, which is Millet Foundation Education Research and Development, have been working since lots of years for the betterment of the students, working with 3,000 plus institutions, and from different years they have organized different programs, conducting annual Millet conferences every year, and trying the best level from themselves to bring a change and a revolution in the Muslims of the society. Along with that, not only Muslims, even other religion students also can cooperate to the examination. registration The registration for the exam is, the date is till tomorrow, which is 28th. So all the students who are studying in SSC and the parents are requested to please make sure that you grab the golden opportunity. The opportunities doesn't knock the door every time. The registration for the exam is, the date is till tomorrow, which is 28th. So all the students who are studying in SSC and the parents are requested to please make sure that you grab the golden opportunity. The opportunities doesn't knock the door every time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम तमाम ही अहबाब, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो 10 क्लास में इस साल ज़ेर तालीम है, 10वीं क्लास में 2025 और 26 एकेडमिक ईयर में 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सारे ही 10 क्लास के स्टूडेंट्स को ये खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही मशहूर मारूफ तालीमी इदारा है मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हिंदुस्तान का एक इनकलाबी तालीमी इदारा है जिससे पूरे मुल्क में 3000 से ज़ायद इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं और वो माशाल्लाह स्कूलों के डेवलपमेंट और मुसलमान बच्चों की तालीम के फरोग के सिलसिले में पिछले कई बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह जोहद मुसलसल कर रहा है। मिल्लत फाउंडेशन के सरगर्मियों में एक अहम तरीन सरगर्मी ये है कि हिंदुस्तान भर से 10 क्लास के बच्चों को 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उन बच्चों को बाकायदा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालीम के साथ में नीट की, IIT की और ऐसे ही NDA की और MSET की वगैरह कोचिंग दिलवा कर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालीम दिलाई जाती है। और इस कोचिंग और तालीम के लिए बच्चों को तालीम, कोचिंग, रहना, खाना पीना, हॉस्टल, हर चीज मुफ्त दी जाती है और एक साल में एक बच्चे पर 5 लाख रुपए खर्च किया जाता है। यानी एक बच्चा जब 2 साल पढ़ता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जो है उस बच्चे को दी जाती है। तो एक बहुत अच्छा मौका ऐसे बच्चों के लिए जो ज़हीन है, मेहनती है, काबिल है
लेकिन माशी परेशानी की वजह से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से पीछे हट जाते हैं। वैसे बच्चों के लिए जो है एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है। तो इसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि 30 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में 200 सेंटर बनाकर बाज़ाब्ता एक एग्जाम मिल्लत टैलेंट्स एग्जाम के नाम से रखा गया है। उसमें ज़हीन और मेहनती और काबिल बच्चों का इंतखाब किया जाता है और उसके बाद उन्हें फ्री जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालीम प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल ये सर्विस दी जाती है। और उसके लिए जो है 28 तारीख तक जो है रजिस्ट्रेशन की सहूलत है। 28 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जहीराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के लिए जहीराबाद का दीनी और असली एक मरकजी तालीमी इदारा है हिरा फाउंडेशन स्कूल, जो पिछले 10 साल से कौम मिल्लत के नौनिहालों की तालीम और तरबियत में मसरूफ अमल है। वहाँ इंशाअल्लाह मिल्लत टैलेंट टेस्ट एग्जाम का सेंटर रहेगा। 28 तारीख में रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और फिर जो है 30 नवंबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बाज़ाब्ता हिरा फाउंडेशन स्कूल में ही बाज़ाब्ता एग्जाम रहेगा। लिहाजा जिनके बच्चे 10 क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं, टाइम बहुत कम है, आप हिरा फाउंडेशन स्कूल आए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और साथ ही इंशाअल्लाह एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का मॉडल और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी आपको दिए जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि एग्जाम कैसे होने वाला है, सवाल कैसे आएगा। और एक आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे 10 क्लास में पढ़ने वाले चाहे कोई भी स्कूल के हो, उनसे गुजारिश है कि आप जरूर एग्जाम लिखें। एग्जाम लिखने से अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी एग्जाम के बहाने कुछ पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। और आखिरी दर्जे में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस तरीके से होते हैं उसका एक तजर्बा आपको हो जाएगा। उसका क्वेश्चन, उसके सवालात कैसे आते हैं, नीट के एमसेट के एग्जाम कैसे होते हैं सेंट्रल लेवल पर, उसका एक तजर्बा तो आपको जरूर होगा। मुख्तसर सी उसकी 100 रुपए फीस है, इसको अदा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। कल शाम तक का टाइम है और इंशाअल्लाह इतवार के दिन एग्जाम होगा। उसके लिए आपको हर किस्म की सहूलत और सपोर्ट के लिए हिरा फाउंडेशन स्कूल की ऑफिस ओपन रहेगी। आप कभी भी आकर बाज़ाब्ता यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर ले सकते हैं और कोई भी जानकारी लेना हो तो इंशाल्लाह स्कूल में आकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के बयान के बाद अब मुर्शिदाबाद जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता शंखवाह सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। शंखवाहन सरकार ने दावा किया इस कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मंत्री, संत और प्रमुख नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद अब एक बंद अध्याय है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, राम पूरे भारतवर्ष के आदर्श हैं, राम सर्वोपरि है और सबके हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पार्टी के संगठन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल कांग्रेस के बड़े नेताओं को पार्टी की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अलवी ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं के लिए राहुल गांधी से मिलना काफी मुश्किल है। कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि कुछ नेता पार्टी में ही हाशिए पर हैं और उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती ने सारे रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं। 5 चरणों की गिनती में चढ़ावे की रकम 40 करोड़ के पार हो गई है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में विख्यात श्री
सावलिया सेठ के भंडार से निकली दान राशि लगातार जारी है। इस बार दीपावली के बाद खुले भंडार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 महीने बाद ये दान भंडार खोले गए हैं। 5 चरणों की गिनती पूरी हो चुकी है। इन चरणों में निकली धनराशि का आंकड़ा 40,33,49,000 रुपए तक पहुंच चुका है। गुरुवार को छठे चरण की गिनती की जा रही है और अभी भी नोटों के बड़े हिस्से की गिनती बाकी है। मंदिर मंडल ने बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए गिनती की प्रक्रिया मंदिर के चौक की बजाय परिसर में बने सत्संग हॉल में की है। 19 नवंबर को भोग और आरती के बाद मंदिर मंडल की प्रशासनिक अधिकारी प्रभा गौतम, मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव और अन्य सदस्यों की मौजूदगी में भंडार खोला गया। 5 चरणों में 40 करोड़ से ज्यादा नकदी का निकलना इस बात का संकेत है कि इस बार भंडार में चढ़ावा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। करीब 200 कर्मियों को नोट गिनने में लगाया गया है और लगातार गिनती के बावजूद धनराशि की पूरी गणना अभी बाकी है। भंडार से निकली नकदी की गिनती के बाद अब कार्यालय, भेंट कक्ष, ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से आए चढ़ावे की गणना होनी है। इसके साथ ही सोना, चांदी, सिक्कों और विदेशी मुद्राओं की छटनी और तौल बाकी है। सावरा सेठ के यह दीपावली पर 2 महीने बाद और होली पर 1.5 माह बाद भंडार खोला जाता है। वर्ष में कुल 11 बार भंडारा खोला जाता है और लगभग हर बार पिछली बार के रिकॉर्ड टूट जाता है। हर माह खुले भंडार में औसतन 6 चरणों में 26 से 27 करोड़ रुपए की दान राशि निकल रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 46वां शरण कम्मत अनुभव मंडप उत्सव 29 और 30 तारीख को विश्व कल्याण में मनाया जाएगा। बीदर में आयोजित प्रेस मीट में बोले मंत्री ईश्वर खंडे। दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद के राज्य महासचिव मावली शंकर ने बीदर में आयोजित प्रेस मीट में किया संबोधित। चिकबल्लापुरा शहर के ओकलिंगर कल्याण मंडप में भाजपा की ओर से संविधान समर्पण दिवस एवं भीम स्मरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भतीजे अजित पवार पर भड़के शरद पवार, बोले वित्तीय आश्वासनों के आधार पर वोट मांगना गलत। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद के बीच बीजेपी नेता शंख वाहन ने किया ऐलान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।